नमस्कार मित्रों। वैसे तो मेरा कोई घोषित एजेंडा नहीं था। मैं स्वाभाविक रूप से कई अरसे बाद कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया था। कुछ कार्यकर्ताओं को दिल्ली में हरियाणा भवन में मिला, कुछ को कल पंचकुला में और आज रोहतक में। तो केवल अनौपचारिक रूप से कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का आज मेरा कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि आप भी समाज के एक प्रतिष्ठित हिस्से हैं और स्वाभाविक तौर पर आपके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों का संप्रेषण होता है, तो उसी एक लिहाज से आप लोगों से भी दुआ सलाम के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। लेकिन क्योंकि प्रसंग बस बहुत सारी चीज़ें रहती हैं समाज में, देश में, राजनीति में, तो कुछ चीज़ों की चर्चा स्वाभाविक तौर पर होती है, मेरे करने या न करने के बावजूद भी। लेकिन क्योंकि इस समय देश में जो बहुत ही चर्चित और देश के बीच में जो मुद्दों की सबसे ज्यादा चर्चा होती है खासतौर पर, और पार्टी ने भी और पार्टी के इतर भी पूरे देश में मैं देखता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामरूप तक हर जगह तिरंगे तिरंगे दिखते हैं। इस तिरंगा यात्रा को लोगों ने इसके बारे में जो भी कहा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि देश पर जब कोई चुनौती आती है तो भारत की एक बड़ी खूबी है कि जाति, पंथ और मजहब से और राजनीतिक सियासत से उठकर लोग सब एक इकट्ठे होते हैं और उसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। मैं उस तिरंगे के प्रसंग में जब आता हूं तो मैं भारत की सेना के स्वाभिमान को अभिनंदन करने के लिए आतुर होता हूं, क्योंकि दुनिया में भारत की जो साख है वो दो कारणों से है। एक कारण है भारत का लोकतंत्र और दूसरा कारक है भारत की सेना। और अदम्य साहस का परिचय देते हुए एक बार फिर से जो भारत की और दुनिया की बड़ी चुनौती आतंकवाद की है। यूं तो आधुनिक युद्ध इतिहास में बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, कारगिल की चर्चा अक्सर होती है, अलग अलग ऑपरेशंस की चर्चा होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि अलग अलग फेजेज में बरसों बरस तक देश के विभाजन से लेकर आपातकाल से लेकर और अलग अलग हिस्सों में नक्सलवाद से लेकर आतंकवाद की घटनाओं से लेकर हिंदुस्तान की आंतरिक रक्षा को, सुरक्षा को चुनौती हमेशा रही है। सीमाओं पर भी तनाव हमेशा रहा है। लेकिन कारगिल के बाद ये एक बड़ा उदाहरण था कि जब दुश्मन के घर में घुस के और नौ स्थानों को भारत की सेना ने बिल्कुल सटीक रणनीति से प्रहार किया, 100 से ज्यादा दुर्दांत आतंकवादी मारे गए, बड़े किले उनके ध्वस्त हो गए, तो भारत की सेना का पराक्रम दुनिया के सामने आया। इस पर बहुत सारी सियासत होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, लेकिन भारत की जनता ने कहा, एक जो मैं पिछले दिनों पंचलाइन सुन रहा हूं कि हम भारत की सेना के साथ हैं। ये अभियान अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाओं ने, अलग अलग संगठनों ने शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल हुई। तिरंगा यात्रा बीजेपी की यात्रा नहीं है, ये आम जनमानस की यात्रा है जिसमें बीजेपी भी शामिल होती है। और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से लोगों के बीच में तिरंगे को लेकर, सेना को लेकर लोगों के बीच में एक सकारात्मकता है। इसी से जुड़ी हुई, क्योंकि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर था। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि बॉलीवुड में आने वाले समय में किस तरीके की फिल्में बने, उनका टाइटल क्या हो। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सिंदूर के नाम को लेकर बहुत सारी उत्सुकता बॉलीवुड ने भी दर्शाई है। हो सकता है भविष्य में कोई अच्छी सुखद फिल्में बने, लेकिन सिंदूर ने यह साबित कर दिया है कि जिन आतंकवादियों ने हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा, भारत की सेना ने अपने भ्रातृ धर्म को, अपने भाई के उस धर्म को निभाते हुए और इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पूरा किया। तो देश में ये पूरा एक दृश्य इस तरीके का इस समय उत्साह है, मनोबल है, और भारत ने अपने आप को साबित भी किया है। दुनिया के कोई देश पंचायती करें, कुछ भी कहें, लेकिन ये सत्य है कि ये ऑपरेशन बेहद सक्सेस था। सेना का मनोबल बढ़ा, क्योंकि मैं आज देख रहा था कि जब धीरे धीरे कुछ चीजें आती हैं, क्योंकि सेना की अपनी एक सीक्रेसी होती है, बहुत तुरंत तुरंत, जैसे हम लोग, आपके यहाँ भी ब्रेकिंग चलती है, सारी चीजें आती हैं, लेकिन भारत की लाइट फील्ड मशीन गन ने और किस तरीके से ड्रोन ध्वस्त किए, अभी उस पर लोगों को ताज्जुब होता है कि जो भारत 100% रक्षा उपकरण आयात करता था,
आज निर्यात भी करता है, और वही स्वदेशी उपकरणों ने, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर जो लाइट फील्ड मशीन गन की जो मैं बात कर रहा हूं, इस तरीके के अनेकों हथियारों ने भारत की आत्मनिर्भरता को, भारत की सेना की आत्मनिर्भरता को भी उजागर किया है। जहां तक पार्टी का प्रश्न है, हमारे जो बाकी पार्टी के जमीनी काम है, बूथ की रचना हमारे हो गई, मंडल की हो गई, जिलों की हो गई। अभी आगे की प्रक्रिया के बारे में केंद्र सरकार ने तय करना है, लेकिन आने वाले समय में हरियाणा में पार्टी की संगठनात्मक ताकत बढ़े, उस पर हम लोगों ने अपनी शुरुआत की है। मंडल अध्यक्षों का प्रशिक्षण हमारा समालखा में पूरा हुआ है, मंडल की कार्यकारिणियां भी हमारी बनी है, और आने वाले समय में और भी राजनीतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर हमारी गतिविधियां जारी रहेंगी। तो आज मुझे सिर्फ दो पक्षों पर ही बात करनी थी कि देश का माहौल और पार्टी की जो संगठनात्मक ताकत और तैयारी है, उस पर मुझे बात करनी थी। तो जैसे ही केंद्र का निर्देश मिलता है, पार्टी की जो जिलाई इकाइयां हैं उनका विधिवत रूप से गठन, अभी मंडलों की कार्यकारिणी की प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद मोर्चे और प्रकोष्ठ। तो मैं चाह रहा हूं कि हरियाणा उत्तर भारत नहीं, पूरे भारतवर्ष के नक्शे पर, जिस तरीके से हम गुजरात का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का उदाहरण देते हैं, तो हरियाणा की जो राजनीतिक जमीन है, भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक तौर पर एक पुख्ता जमीन हरियाणा में बने, उसके लिए सब कार्यकर्ता, नेता भी उसके बारे में प्रयासरत हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हरियाणा भी उसी तरीके के फर्टाइल लैंड के रूप में, बीजेपी के विचार के रूप में विकसित होगा। जी, लक्ष्य जो पार्टी ने रखा था शायद 55 लाख का, कितने का रखा, कितने तक का? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि हमने 100% लक्ष्य पूरा किया, और हमारे यहाँ उसमें आजकल एक व्यवस्था होगी डिजिटली, जो सरल पार्टी का पोर्टल है, उस पे अपलोड होने से वो एक वेरीफाइड संख्या सामने आ जाती है। तो 50 लाख के लगभग हमारी सदस्यता, और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, जिसमें पूरा डाटा हमारे पास है। एक बड़ा ड्राइव, चुनाव की जीत के बाद में जो बड़ा पार्टी की सफलता थी, वो पार्टी की मेंबरशिप थी, जो नीचे तक, धरातल तक, और उसमें हर व्यक्ति जुड़ा, उसमें केवल शहरी नहीं, गांव के भी, हर तबके के, हर समाज के, हर वर्ग के खिलाड़ी भी हैं, जवान भी हैं, किसान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पिछड़े भी हैं, सब तरीके के लोग। तो पार्टी की खूबसूरती है कि एक रेनबो, इंद्रधनुष ऐसा बना है संगठन का, जो भविष्य में और आगे विकसित होगा। अच्छा सर, आपने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि मोदी जी को खुश करने के चक्कर में सेना को बीच में घसीटना ठीक बात नहीं? देखिए, दो पक्ष होते हैं जी। सेना को घसीटा नहीं गया, सेना राजनीतिक सियासत से बिल्कुल अलग है। जो मैंने कहा, मैं वो बात किसी राजनीतिक नेता के या कार्यकर्ता के रूप में नहीं कर रहा। एक आम भारतीय के नाते मुझे गर्व होता है कि हमारी सेना आज इतनी विकसित, इतनी सक्षम है। दूसरी बात आती है कि जब प्रधानमंत्री जी का नाम आता है, तो स्वाभाविक तौर पर लीडरशिप को भी देखा जाता है कि किनके किस निर्णय के समय कौन व्यक्ति था जिसने ये सारा किया। देश पर 26/11 हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हुई थी जिस पर प्रतिकार करना जरूरी था। सेना को खुली छूट देना, सेना को संसाधन देना, सेना के लिए हथियार उपलब्ध कराना, क्योंकि लोगों ने वो दृश्य भी देखा है कि जब आइस बूट नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं होती थी, केवल मशीन गन हमारी पहचान होती थी, आज ब्रह्मोस हमारे पास है। तो कुल मिलाकर मोदी जी का जो नेतृत्व है, वो अपने आप में इस बात के लिए, इस बात का पुख्ता सबूत है कि देश का योग्य नेतृत्व, जिसने सेना को भी बराबर उतनी तवज्जो दी। जो लोग आदमपुर के एयरबेस को ध्वस्त करने की धमकी बताते थे, वीडियोस फर्जी जारी करते थे, प्रधानमंत्री का जिगरा ही था कि उनके बीच में, सेना के जवानों के बीच में खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि देश का नेतृत्व भी और उसी तरीके से सक्षम होता है, तो सेना को भी ताकत मिलती है। कोर्ट तक मामला पहुंचा है, आपको नहीं लगता ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसी ही मांग कांग्रेस। देखिए, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें चारों तरफ से हर तरीके की बात आ गई। पार्टी के नेतृत्व ने भी संज्ञान लिया है, और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरीके की कोई नेता पुनरावृत्ति नहीं करेगा। ये पार्टी ने डिसिप्लिनरी तौर पर तय कर दिया। उन्हें सब इस तरह से ऑपरेशन
सिंधु हुआ तो सभी विपक्ष पार्टियां एकजुट हो गई थी, सरकार के साथ थी कि इसमें कार्रवाई की जाए। लेकिन सीज फायर के बाद इस तरह से आवाज उठाई जा रही है कि सीज फायर किन शर्तों पर होगा, क्योंकि घोषणा से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने ट्वीट किया। देखिए, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अपने देश से वास्ता रखता हूं, और जो मैंने अपनी बात कही है कि देश में आतंकवाद, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक बड़ी समस्या थी। पहली बात तो भारत की नैतिक सफलता है कि अभी तक तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान के पक्ष में खड़े होते थे आतंकवाद के बावजूद, लेकिन दुनिया के सीमित से देश थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पाकिस्तान को इस समय पूरे तरीके से ये साबित कर दिया कि वो आतंकवाद का पोषक है, नंबर 1। दूसरा, भारत की कूटनीतिक सफलता ये है कि जो सारी चर्चाएं होती हैं युद्ध की, देखिए युद्ध केवल युद्ध की परिणति एक दिन में नहीं होती, युद्ध का परिणाम एक दिन में नहीं आता, और युद्ध से किस तरीके की चीजें कहाँ तक चली जाएंगी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन ये युद्ध तो नहीं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जरूर था, और उसमें भारत ने डिप्लोमेटिकली ये कहलवाने में और स्थापित करने में सफलता हासिल की है कि अब कोई भी यदि भारत में आतंकवादी घटना होगी, पाकिस्तान उसका जिम्मेवार होगा और हम उसको युद्ध की चुनौती के रूप में ही मानेंगे। यानी भारत अब पूरे तरीके से मुक्त हो गया किसी भी तरीके के अंतर्राष्ट्रीय बंधन से। इसलिए मुझे लगता है कि हमने इसमें पाया बहुत कुछ है, खोया बहुत नहीं है, और इसलिए भारत के लोगों के लिए, भारत की सेना के लिए, भारत की बाकी चीज़ों के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि ये भी प्रधानमंत्री की काबिलियत थी कि इस पूरी घटना से पहले उन्होंने सभी दलों को साथ लिया, बातचीत करी। लेकिन जब देश का प्रश्न होता है तो भले ही सीज फायर हो गया होगा, लेकिन हमें देश में देश की बात करनी होती है। इस युद्ध से या इससे जुड़ी हुई बातों पर किसी भी तरीके की सियासत जो है वो देश को कमजोर करती है। तो कोई भी राजनीतिक दल यदि सेना पर सवाल खड़े करता है, किसी भी तरीके से नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है, तो मुझे लगता है कि वो गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि एकता बरकरार रखनी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अनंत काल तक जरूरी है। चाइना का बयान तब आया जब सीज फायर हो चुका था। चाइना बहुत पहले दिन से कतई साथ नहीं था। अमेरिका डिप्लोमेटिक देश है, लेकिन आप ये देखिए कोई एक समय था कि जब संयुक्त राष्ट्र संघ पर मानवाधिकारों का उल्लेख करके भारत को कटघरे में खड़ा किया जाता और पाकिस्तान के पीछे दूसरे देश खड़े होते थे। ये जरूर है कि हमने तुर्की की बड़ी सेवा की, उनको भूकंप के समय राहत दी। तो ये तो उस देश की, वहाँ के नेतृत्व की अपनी फितरत है कि उनको किस समय किसके साथ होना चाहिए। लेकिन उन्होंने खूब जोर लगाया, ड्रोन दिए। लेकिन जिस मैं लाइट मशीन गन का जिक्र कर रहा हूँ कि उनके तुर्की के ड्रोन्स को भी डिफ्यूज करने का काम हमारी देश की निर्मित मशीन गनों ने किया और हमारी सेना ने किया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत को आतंकवाद के खिलाफ एक नेतृत्व के रूप में मान्यता मिली है। पाकिस्तान इसमें बेनकाब हुआ है। अब जो प्रधानमंत्री जी का संबोधन आपने भी सुना होगा कि किसी देश के नेता ने कितने मजबूती के साथ पक्ष रखा, और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है। सेना का, विदेश नीति का और देश की रक्षा नीति का उल्लेख हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस रूप में नहीं कर सकते जो हमारी अपनी भावना है। एक सर्वदलीय संगठन जा रहा है संसद में, ये बात बताने के लिए विदेशों में अभी इम्पोर्टेंट होगा कि जो इंडिया नीति है वो सही किया, इसकी क्या जरूरत है उसमें से? देखिए, जरूरत तो ये होती है कि हम एक बहुत जिम्मेवार देश हैं और दुनिया की बहुत बड़ी आर्थिक ताकतों में शुमार हैं। लोकतांत्रिक तरीके से भी हमारी एक मान्यता है, और इसलिए स्वाभाविक तौर पर हमारा अपना पक्ष दुनिया के समक्ष ठीक तरीके से जाए। तो इससे तो अच्छा ही है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि जिन देशों तक जो हकीकत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हम भी नहीं जानते, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं कंक्लूजन यही है कि इस सारे ऑपरेशन से सेना का मनोबल बढ़ा, आतंकवाद के खिलाफ एक चुनौती खड़ी हुई, और भारत दुनिया के सामने अपना पक्ष रखे तो अच्छी बात है। तिरंगा लगाओ जी अजय जी, बढ़िया, आज लगा दें तिरंगा। राहुल गांधी ने सारे इस मामले पर संसद बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि संसद में सारा मामला जो है इन पर चर्चा होनी चाहिए।
आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने सुझाव दिया है, लेकिन संसद बुलाने का केवल डिमांड करने से नहीं होता। लोकसभा के स्पीकर, राष्ट्रपति महोदया और जो बाकी जो उनकी लोकसभा की समिति बनी वो तय करती है। जिस समय उचित समझेंगे तब चर्चा होगी सदन में। पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं उन्होंने सीधे शब्दों में जब विवाद चल रहा था जल का हरियाणा पंजाब का हमारा एक बूंद पानी नहीं, ये प्रभारी होते हुए उनके शब्द कैसे देखते हैं? एक बूंद पानी हरियाणा को देखिए, पानी पर तो सबका अधिकार है और इसलिए इसके बारे में जितनी भी वार्ताएं हुई हैं, जिसमें लिखित समझौते हुए हैं, जो प्रोटोकॉल बना हुआ है, उतना हक सभी प्रदेशों को है, क्योंकि पानी प्रकृति से प्रदत्त चीज है, किसी एक व्यक्ति का, सरकार का अधिकार नहीं है। पंजाब ने पानी को लेकर बड़ी सियासत की है और हरियाणा के हितों को भी अनदेखी करने की कोशिश की। और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में पत्र लिखा, व्यक्तिगत वार्ताएं करी हैं और प्रयास किए हैं। मुझे लगता है कि पंजाब की सरकार को ईश्वर सद्बुद्धि देगा और हरियाणा के हक का पानी मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन आज तक आजादी के बाद इतिहास में जो राष्ट्रपति है उसने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाए, तो कैसा हुआ? क्या या बीजेपी या सरकार का मुखपत्र बनकर राष्ट्रपति ऐसे? नहीं, राष्ट्रपति ने तो कोई सवाल नहीं उठाया, द्रौपदी मुर्मू जी ने। अभी उन्होंने जो राष्ट्रपति ने ही सवाल उठाए सर, वहाँ जब ये थे क्या शपथ समारोह चल रहा था, चीफ जस्टिस बने हैं सुप्रीम कोर्ट। नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, मेरे सामने उनका बयान नहीं आया।